नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यांश पांडे एजुकेशन फीवर में आपका स्वागत करता हूं। थोड़ा सा ये वीडियो हमारा इस बार लेट हो गया है और इसका कारण ये था कि जो इजराइल पैलेस्टीन विवाद चल रहा है, मैं ये सोच रहा था कि इस पे बनाऊं कि ना बनाऊं, क्योंकि इस समय देश हमारा दो हिस्से में, दो विचारधाराओं में बटा हुआ है। कुछ लोग पैलेस्टीन के साथ हैं तो कुछ लोग इजराइल के साथ हैं। क्यों हैं? लोग रैलियाँ निकाल रहे हैं, अलग अलग पोस्ट हो रहे हैं। खैर, इन सारी चीज़ों से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एक एजुकेशन चैनल है और बेसिकली हम ये कोशिश करने वाले हैं कि ये पूरा विवाद क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है, हमास आखिर है क्या, ये कब आया, क्यों आया, इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन इस चीज़ की गारंटी है कि अगर ये पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो यकीन मानिए इस पूरे इतिहास, इस पूरे समस्या की जड़ तक आप पहुंच जाएंगे और उसके बाद आप ये डिसाइड कर लीजिएगा कि आप किधर से हैं। फिलहाल मैं तो देश के साथ हूँ, देश की गवर्नमेंट के साथ हूँ, उन्होंने जो भी स्टैंड लिया है मैं उसके साथ हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये इजराइल पैलेस्टीन विवाद है क्या, ये आज हो क्या रहा है। तो बात है 7 अक्टूबर 2023। इजराइल में एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, लोग वहाँ सेलिब्रेट कर रहे थे और अचानक से लगभग 5000 रॉकेट से अटैक कर दिया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं, कुछ लोगों को कैप्चर करके ले जाया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जा रही हैं जिसको हम बता नहीं सकते, जो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। इसका इतिहास क्या रहा है? फिलहाल तो युद्ध चल रहा है और इजराइल ने जो है ऑपरेशन आयरन सॉर्ड के नाम से जो है एक ऑपरेशन चलाया है और फिलहाल हमास पे लगातार अटैक हुए जा रहे हैं, दोनों तरफ से जाने जा रही हैं और इसमें कुछ मासूम लोग भी मारे जा रहे हैं और ये दोनों तरफ से हो रहा है। फिलहाल हम जानते हैं इनका इतिहास क्या है। सबसे पहले बात करें कि जो ज्यूज लोग हैं ये पूरे देश में फैले हुए हैं, पूरे विश्व में फैले हुए हैं और ये लगभग फिलहाल में 1.5 करोड़ की आबादी है। मात्र पूरी दुनिया में मात्र 1.5 करोड़ लोग हैं इस समय, लगभग, एग्जैक्ट डाटा नहीं है ये। और आपको बताएं कि इनके ऊपर लंबे समय से अत्याचार होता आया है। इनका अपना कोई देश था ही नहीं, लोग इधर से भगाते थे, उधर से भगाते थे, हमेशा इनके खिलाफ कुछ ना कुछ होता रहा है। सबसे पहला ऐसा मौका आया जहां पे इनके दिमाग में ये बात आया कि हमें एक जगह एक साथ इकट्ठा होना चाहिए। अच्छा, ये अपने रिलीजन को लेके, अपने कल्चर को लेके, कुछ ऐसे लोग हैं थोड़ा सा ये आपस में ही घुल मिल के रहते हैं, बाकी बाहरी दुनिया से इनका बहुत नाता नहीं रह जाता। इसकी वजह से और ये ज़्यादा दूसरे धर्मों के टारगेट पे आते रहे। सबसे पहला वो वाकया था 1896 में, जब वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बेसल स्विट्जरलैंड में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया और ये कहा गया कि आप सभी लोग, उस टाइम इजराइल नहीं था, पैलेस्टीन में इकट्ठा हुई है। अरब पैलेस्टीन, चूंकि वहाँ पे एक अरेबियन कंट्री थी, वहाँ पे अरब के लोग रहते थे, अरेबियन लोग रहते थे, वहाँ पे जेरूसलम, जो कि इनके लिए एक पवित्र भूमि भी मानी जाती है। हालांकि वहाँ पे 3 अलग अलग धर्म, जैसे कि इस्लामिक का भी वहाँ पे कुछ पवित्र स्थान है और उसके बाद जो है क्रिश्चियन का भी है और ज्यूज़ का भी है। तो इन्होंने कहा कि वो एक हॉली लैंड है और आप वहाँ पे जाके क्या करिए, बसिए। ये पहला एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसने ये डिमांड रखी और लोगों तक अपनी बात को पहुँचाया। बाद में ये एक पॉलिटिकल कह सकते हैं कि मूवमेंट बन गया और लोग धीरे धीरे जाने लगे। अच्छा, चूँकि ज्यूज लोग के पास वेल्थ बहुत ज़्यादा था, ये होशियार दिमाग के होते हैं। आपको पता है कि आइंस्टीन भी एक ज्यूज थे। तो ये जब वहाँ से जाने लगे, चूँकि ये लोग रिच लोग थे, इनके पास पैसा था, तो ये एक बार में सारे लोग नहीं गए, ये वेव्स के फॉर्म में गए, यानी पहले कुछ लोग, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके। तो जो पहला जो कह सकते हैं कि जो लोग गए वहाँ पे, वो रिच ज्यूज को वहाँ पे भेजा गया। वो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ बसते हैं, कुछ दिन रहते हैं और वहाँ से ज़मीनें खरीद लेते हैं अरब्स की, और फिर उसके बाद वाले लोग जाते हैं और इस तरीके से वहाँ बस्तियाँ बसनी स्टार्ट होती हैं। ये 1896 की बात है, लेकिन धीरे धीरे दुनिया आगे बढ़ती है और फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 का समय आ जाता है। वहाँ कंडीशन ऐसा बन जाता है कि जो अरबियन लोग थे, जो पैलेस्टीन लोग थे, वो अब ज्यूज़ का विरोध करने लगते हैं। जाहिर सी बात है कि आप किसी और के ज़मीन पे जाके धीरे धीरे रहने लगेंगे और वहाँ पे आपकी संख्या बढ़ने लगेगी, तो अगला उसका विरोध करेगा। अरब इसका विरोध करते हैं। ये उस टाइम ऑटोमन एम्पायर
के अंतर्गत आता था पूरा एरिया। हालांकि ऑटोमन एम्पायर तक ये सारे लोग आपस में मिलजुल के रहते थे, कोई विशेष इनके बीच कह सकते हैं झगड़ा नहीं था। और ऐसा नहीं कि ज्यूज को क्रिश्चियन सपोर्ट करते हैं, क्रिश्चियन की वजह से ही ये जो है बाकी देशों से लाइक फ्रांस, इटली, जर्मनी ऐसे देशों से निकल के जो है इजराइल में जाते हैं, जो कि उस टाइम पैलेस्टीन के नाम से जाना जाता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है कि इंग्लैंड, जो कि ब्रिटेन क्या कर देता है कि वो एक चाल चलता है, क्योंकि उसको आपको पता है कि लगभग जगहों पे उसका जो है उसकी कॉलोनी थी, ऑटोमन एम्पायर को उसको हराना था, तो वो दो जगह पे खेलने की कोशिश करता है। पहला तो वो काम ये करता है कि अरब के साथ मैकमहन हुसैन करस्पॉन्डेंस के नाम से एक ट्रीटी कर लेता है और कहता है कि हम आपको आपकी ज़मीन देंगे, और इजराइल के जो ज्यूज़ के लोग हैं उन्हें हम पूरी तरीके से तो नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ उनके जाने पे थोड़ा सा कंट्रोल लगा सकते हैं, हम ऐसा करेंगे, ठीक है। और इसके पीछे वो ज्यूज़ लोगों के साथ भी एक ट्रीटी कर लेता है जिसको हम बाल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं, और उनसे कहता है कि हम आपको जो है पैलेस्टीन में परमानेंट सेटलमेंट के लिए जगह उपलब्ध करा देंगे। आप देख रहे हैं, एक जगह उसने जो है अरब के साथ ट्रीटी कर ली कि हम इनको रोक लेंगे, हम इन्हें कंट्रोल करेंगे, और दूसरी तरफ ज्यूज़ के साथ वो डील कर रहा है कि हम आपको एक परमानेंट सेटलमेंट वहाँ दिला देंगे। और मज़ेदार बात तो ये है कि इन दोनों के पीछे वो फ्रांस के साथ एक ट्रीटी करता है, साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट, और वहाँ पे वो क्या कर देता है, फ्रांस के साथ ये डील कर लेता है कि जब हम जीत जाएंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो क्या क्या आपस में बांटेंगे। यानी इनकी मंशा पहले ही से क्लियर थी कि ना हम ज्यूज़ को देने वाले हैं, ना हम अरब की तरफ से रहेंगे, हमें बस अपना फ़ायदा चाहिए। यानी ये जो विवाद जो आज हमारे सामने दिख रहा है, इसकी जड़ें, इसके बीज डालने का काम ब्रिटेन ने किया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बीत जाता है, वर्साइल ट्रीटी होती है, जर्मनी हार जाता है, और जर्मनी में ज्यूज़ के खिलाफ एक नई आइडियोलॉजी निकल आती है, और नाजी पार्टी जो है उनके खिलाफ क्रूरता का एक कह सकते हैं कि सबसे डरावना जो है उदाहरण देती है। आपको बता दें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय आ जाता है, और इस दौरान मात्र 1940 से लेके 1944 यानी 4 साल के अंदर पूरे यूरोप में उस टाइम लगभग 90 लाख ज्यूज़ रहा करते थे, जिसमें से 60 लाख लोगों को मार दिया जाता है। 66% लोग मारे जाते हैं। बहुत सारे लोग भाग के, उस टाइम ह्यूज लेवल पे माइग्रेशन होता है, लोग पैलेस्टीन की तरफ मूव। ये आपने इतिहास में पढ़ा होगा, आप जानते हैं कि गैस चैम्बर्स वगैरह बनवाए गए थे, और हज़ारों की संख्या में लोगों को उसमें डाल के जहरीली गैसें छोड़ दी जाती थी। पूरी दुनिया में ज्यूज़ के लिए एक सिंपैथी जनरेट हो जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। अमेरिका, यूएसए उसमें इंटरफेयर करता है और कहता है ऐसा है ब्रिटेन कि जो ये आप कंट्रोल करने की बात कर रहे हो ये छोड़ दो, इन्हें जाने दो, पैलेस्टीन में थोड़ा सा इन्हें परमानेंट सेटलमेंट करने की इजाज़त दीजिए आप। और पूरी दुनिया से इनको समर्थन मिलता है, और ये फिर बड़े स्तर पे पैलेस्टीन में परमानेंट सेटलमेंट करने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका विरोध अरब कंट्रीज़ करेंगी, अरब के लोग करेंगे, और सबसे पहला इजराइल अरब वॉर हो जाता है 1948 में। ब्रिटेन कहता है भाई देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो जीता जरूर था, लेकिन बहुत कुछ उसको समझ में आ गया था कि अब हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अब और कॉलोनीज़ हम नहीं चला पाएंगे। तो उसने कहा ऐसा है, आप लोग अपने में समझ लो, हम चले, और ये केस उठा के वो यूनाइटेड नेशन को दे देता है। यूनाइटेड नेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, UNSCOP, जो कि 2 प्लान लेके आता है, एक मेजॉरिटी प्लान और दूसरा माइनॉरिटी प्लान। मेजॉरिटी प्लान पे वोटिंग होती है 29 नवंबर 1947 में, और वहाँ पे 2 स्टेट सॉल्यूशन दिया जाता है। ये कहा जाता है कि पूरे पैलेस्टीन को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाए, एक ज्यूज पैलेस्टीन होगा और दूसरा अरब पैलेस्टीन होगा।
और आपको बताएं कि जो ज्यूस पैलेस्टीन था यही चल के आगे 14 मई 1948 इजराइल नाम से जाना जाता है। यानी इजराइल कह सकते हैं कि इजराइल नाम से एक देश बन जाता है 14 मई 1948 में। अब ये जो अरब के लोग थे, अरब पैलेस्टीन जो लोग थे, उनको और बुरा लगता है कि एक तो ये दूसरे देश से आए, हमारे यहाँ सेटल हुए और इन्होंने अपना देश भी बना लिया और हम कुछ कर नहीं पाए, हम अभी भी नहीं बना पाए अपना देश। ये और चिढ़ जाते हैं। और आगे क्या होता है, जो माइनॉरिटी प्लान है बेसिकली उसमें फेडरल पैलेस्टीन की बात की गई थी जो कि संभव नहीं था। यूनाइटेड नेशन ने उस टाइम ज्यूस पैलेस्टीन को 55% ज़मीनें दे दी थी, जबकि अरब पैलेस्टीन को 45%। और जो जेरूसलम था, जो तीनों रिलीजन का एक कह सकते हैं कि सेंटर था, उसको इंटरनेशनल कंट्रोल में रखा जाने लगा। ये सब होने के बाद 1956 से एक समय आता है, स्वेज कैनाल, इजिप्ट के जो उस समय गवर्नमेंट हेड थे गमाल अब्दुल नसीर, वो एक शानदार स्टेप चल देते हैं उस टाइम के लिए, उस समय के देशों के लिए आप कह सकते हैं। स्वेज कैनाल का नेशनलाइजेशन कर देते हैं। स्वेज कैनाल पे फ्रांस और ब्रिटेन का कब्जा था, अब उन्होंने उसको नेशनलाइज कर दिया। क्योंकि शुरू से फ्रांस और ब्रिटेन इजराइल को सपोर्ट करते आए हैं, तो वो इजराइल को फिर कहते हैं कि ऐसा है, इजिप्ट पे अटैक कर सकते हो। वो पीछे से साथ देते हैं उनका और इजराइल उनके ऊपर अटैक कर देता है। फिर 1964 में PLO, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है जो ये कहता है कि हम जो हमारे अरब पैलेस्टीन हैं हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। बात आगे बढ़ती है 1967, ये लोग 6 लोग, कौन कौन, अच्छा सॉरी, फर्स्ट इजराइल अरब वॉर जो हुआ था 1948 में, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इराक और इजिप्ट ने मिलकर किया था। फिर 1967 में 6 डे वॉर होता है जिसमें ये सारे लोग फिर दोबारा मिलकर इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं और 6 दिन के अंदर इजराइल इन्हें हरा देता है। इजिप्ट से वो गाजा स्ट्रिप छीन लेता है, जॉर्डन से वो वेस्ट बैंक छीन लेता है और सीरिया से वो गोलन हाइट छीन लेता है। यूनाइटेड नेशन बीच बचाव के लिए उतरता है और वो कहता है, यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन पास कराता है 242 के नाम से, और इजराइल इनकार कर देता है इस रिजोल्यूशन को मानने से। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि जो 1967 से पहले का जो इजराइल था आप उसी पे कायम रहिए और इसे छोड़ दीजिए जो आपने कब्जा किया है वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और गोलन हाइट। इजराइल कहता है ऐसा है, 1948 में हमने छोड़ दिया आपके कहने पे, 1956 में जब हमने इजिप्ट पे कब्जा किया था उसके कुछ हिस्सों पे आपके कहने पे हमने वो भी छोड़ दिया, लेकिन ये बार बार मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगा। वो यूनाइटेड नेशन की बात मानने से इनकार कर देता है। फिर क्या होता है, जो PLO है वो वहाँ के लोग भड़क जाते हैं, अब वो प्लानिंग करने लगते हैं और PLO से एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, निकलता है फतह। ये 1973 में एक प्लान बनाते हैं योम किप्पुर नाम से, और 6 अक्टूबर 1973 योम किप्पुर एक फेस्टिवल है जो कि इजराइल मना रहा था, सेलिब्रेट कर रहा था, और उस टाइम इन्होंने वहाँ पे अटैक कर दिया और इजराइल ने फिर दौड़ा इनको मारा। इजराइल दोबारा विन हो जाता है। फिर एक लंबे समय बाद USA आता है 1978 में और वो कैंप डेविड टॉक के लिए इन्हें बुलाता है। एक तरफ ज्यूज को बुलाता है और दूसरी तरफ, यानी एक तरफ इजराइल को बुलाता है और दूसरी तरफ अरबियन कंट्रीज़ को बुलाता है, लेकिन सारे लोग जाने से मना कर देते हैं। इजिप्ट वहाँ पहुँचता है, क्योंकि इजिप्ट हर लड़ाई में रहा है, तो इजिप्ट चला जाता है और इजराइल और इजिप्ट के बीच में समझौता हो जाता है। इससे PLO के जो लोग थे, जो अरब पैलेस्टीन के लोग थे, वो और भड़क जाते हैं और पहला इंतिफाड़ा होता है, यानी लोग सशस्त्र बल के साथ सड़क पे उतर आते हैं और उसी फर्स्ट इंतिफाड़ा से एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसको हमास के नाम से जानते हैं।
तो अब ये पता चला आपको कि फर्स्ट इंतिफाड़ा के बाद हमास बनता है, और ये बात है 1987 की, जिसका एक उद्देश्य है कि हम इजराइल को मिटा देंगे। इजराइल रहेगा ही नहीं इधर, इनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, इन्हें 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं चाहिए। हमारा एकमात्र उद्देश्य क्या है? इजराइल को मिटा देना। फिर यूएसए 1991 में मैड्रिड समझौता एक जगह है, बुलाता है स्पेन में, और स्पेन में बुला के वो इजराइल और जॉर्डन के बीच में समझौता करा देता है। उसी दौरान वो ये भी कोशिश करता है कि इजराइल और लेबनान के बीच में भी समझौता हो जाए, लेकिन वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन था हिजबुल्ला, जिसने इसका विरोध कर दिया और ये समझौता होने ही नहीं दिया उसने। और आपको पता है फिलहाल जो ये युद्ध चल रहा है, ये एक लंबा खींचने वाला युद्ध है, और इसमें लेबनान के साइड से हिजबुल्ला ने हमास का समर्थन किया है और अटैक करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पे चिटफुट अटैक हुआ भी है, यानी इजराइल 2 फ्रंट वॉर लड़ने जा रहा है। लगता तो ऐसा ही है फिलहाल। 2 साल बाद 1993 में ओस्लो अकॉर्ड होता है, जिसमें अमेरिका इजराइल को इस बात के लिए मना लेता है कि आप वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप छोड़ देंगे, और इजराइल मान भी जाता है कि ठीक है 1998 के बाद से वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप छोड़ देंगे। लेकिन इजराइल के लोग, जो नेशनलिस्ट विचारधारा के लोग थे, वो दोबारा से विरोध करने लगते हैं। सरकार बदल जाती है वहाँ, और वहाँ जो नई सरकार बनती है वो राइट विंग गवर्नमेंट होती है, जो ये कहती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, यानी हम गाजा स्ट्रिप नहीं छोड़ेंगे और ना ही हम वेस्ट बैंक को वापस करेंगे। लोग और भड़क जाते हैं, अब अरब पैलेस्टीनियन और भड़क जाते हैं, और सेकेंड इंतिफाड़ा स्टार्ट हो जाता है। ये बात अब ये इतना ज़्यादा, हमास वाले लोग इतना ज़्यादा वायलेंस करते हैं, लगातार अटैक होता रहता है, ये खुद भी मरते रहते हैं, लेकिन इनका अटैक नहीं जाता है, ये अटैक करते रहते हैं। वायलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है उस पूरे एरिया में, जिससे इजराइल परेशान हो जाता है, और फाइनली वो ये डिसीजन लेता है कि ठीक है 2005 तक हम क्या कर लेंगे, वापस हो जाएंगे। 2005 वहाँ एक चुनाव होता है, जिसमें हमास और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी नाम से एक पार्टी बनाई गई रहती है, पॉलिटिकल पार्टी, दोनों के बीच चुनाव होता है, और हमास बहुमत से जीत जाता है। हालांकि गाजा स्ट्रिप में उसकी बहुमत होती है, वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो था वो बहुमत में होता है, कुछ ही मार्जिनल से वो आगे रह पाते हैं। फिर ये दोनों मिल के गवर्नमेंट बनाते हैं, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। लेकिन चूंकि दोनों की आइडियोलॉजी अलग है, जो पीए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, जो पीएलओ का एक पार्ट है, उसका मानना था कि भैया शांति से रहेंगे, हम 2 स्टेट जो सॉल्यूशन है उसको मानेंगे, हमें वही चाहिए। लेकिन हमास कहता है मुझे इजराइल को पूरी तरीके से ख़त्म करना है। तो जाहिर सी बात है, दो विरोधी आइडियोलॉजी एक साथ कब तक? तो 2007 में दोनों दोबारा से अलग हो जाते हैं और आपस में ही लड़ने लगते हैं, और वहाँ से हमास गाजा स्ट्रिप पे कब्जा कर लेता है, और फतह नाम की जो पार्टी है वो वेस्ट बैंक में हो जाती है। तो वेस्ट बैंक वाले जो लोग हैं वो थोड़े से शांति प्रिय लोग हैं, वो लड़ना नहीं चाहते इजराइल से। और आपने देखा होगा अभी हाल ही में जो वेस्ट बैंक के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि हमारा कोई हमास से लेना देना नहीं है, ये हमास जो भी किया है या कर रहा है वो गलत है। और हमास ने कसम खाया कि हम इजराइल मिटाएंगे। तो ये था पूरा सिनेरियो हमास के आने का और उसके अटैक करने का कारण। तो ये याद करिए 6 अक्टूबर जो योम किपुर अटैक हुआ था, उसी की याद दिला रहा है। 7 अक्टूबर को अटैक किया गया है। मानते हैं कि आपके साथ भी ज्यादती हुआ है और ज्यूज लोगों के भी साथ ज्यादती हुआ है, लेकिन अपनी बात मनवाने का एक तरीका होना चाहिए। आतंकवादी गतिविधियां करके आप अपनी बात अगर मनाना चाहते हैं तो ये गलत है। हमारे यहाँ बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज ऐसे हैं जो पैलेस्टीन का समर्थन कर रहे हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है, उनके साथ ज्यादती हुआ है। हमारे यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी या अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन लोगों ने भी पैलेस्टीन का समर्थन किया था। हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी जब 2016 में इजराइल गए तो 2017 में वो पैलेस्टीन भी गए थे। आज हमारा जो फॉरेन पॉलिटिक्स है वो बदल चुका है। हम हमेशा बीच का रास्ता उठाते हैं और ये सही भी है, ये शानदार फॉरेन पॉलिसी है फिलहाल हमारी। लेकिन सिर्फ धर्म के नाम पे किसी एक तरफ या अधूरा सच जान के किसी एक तरफ, क्या आप उस अटैक को समर्थन दे रहे हैं? रैलियां निकल रही हैं, लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, किसका समर्थन कर रहे हैं? क्या वो जो आतंकवादी गतिविधि हुई है उसका? ऐसा नहीं होना चाहिए।
आई होप कि ये पूरा सिनेरियो आप समझ गए होंगे। और अब आप किधर हैं, किसके साइड हैं, ये आपकी मर्जी है। नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया था, जब ये बात हुआ था उन्होंने ट्वीट किया था कि हम इस आतंकी गतिविधि का विरोध करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम किसके साथ हैं। सबकी अपनी भावनाएं हैं, हम इसमें बीच में धर्म इकट्ठा कर ले रहे हैं, लेकिन इंसानियत, मानवता नाम की भी कोई चीज़ होती है, हमें उसके साथ होना चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।